हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एसएसटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे रिलेटेड मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूं। तो देखिए, घटनाएं और प्रक्रियाएं तो फोटो दे रखे होंगे। आगे चलते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ये इससे रिलेटेड मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कुछ अभ्यास के लिए मैं और क्वेश्चन आंसर्स लाऊंगा इसके। अभी तो मैं इसे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला टॉपिक फ्रेडरिक सारियू का है, जो कि विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वतंत्र राष्ट्रों का बीच, यानी कि एक फ्रेडरिक सारियू था जो फ्रांस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। कौन था? फ्रेडरिक सारियू फ्रांस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था, जो कि यह सोचता था कि वो एक कल्पनादर्श यूटोपिया, यानी कि वो एक सोच था, यानी कि एक ख्वाब सोचता था कि यूटोपिया जो है इतना अच्छा होगा। वो एक ऐसे समाज की कल्पना कर रहा था जिसका संभव होना ना मुश्किल ही था, वो ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो ऐसे यानी कि ऐसे चित्र की बनाना चाहता। चलो इसमें पढ़ते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं। तो ये 1848 में, रुकिए मैं एक बार इमेज बड़ी कर लूँ। अब सही है। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, यानी कि मैंने आपको बताया था कौन है ये फ्रांसीसी कलाकार है, फ्रेडरिक सारियू, इसका नाम क्या है? फ्रेडरिक सारियू ने इन्हें कितने चित्र बनाए थे? इन्हें बनाए थे 4 चित्र बनाए थे। 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसने ख्वाब सोचा था, यानी कि एक ख्वाब का मतलब सपना, यानी कि एक सपने के संचार के, यानी कि एक सपने का एक संसार रचा। उसके शब्दों में, यानी कि उसके शब्दों में कहा जाए, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र हो, यानी कि वह यह चाहता था कि जनता का शासन हो और सामाजिक गणतंत्र हो, से मिलकर बना था। यानी कि वो जो जिस सपने के संसार के बारे में वो सोच रहा था, वह सपने का संसार जनतंत्र होना चाहिए, वो यह सोच रहा था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखें, यानी कि चित्र देखा जाए तो ये रहा उसका चित्र, यहाँ पे इन्हें चित्र बना रखा है। तो आगे इस चित्र को देखते हुए आगे समझते हैं हम। में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, यानी कि इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं इस चित्र में, जिनकी यानी कि सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि हमने इस चित्र में देखा है कि इसमें स्त्रियां भी हैं और पुरुष भी हैं, जो कि अलग अलग वर्ग के हैं और फ्रांस के और यूरोप के हैं, यूरोप और अमेरिका के। हाँ, यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं इसमें, सभी उम्र के, इसमें सभी उम्र के हैं, स्त्री पुरुष भी हैं, जो एक लंबी कतार में लगे हुए हैं और किसका प्रतीक दिख रहे हैं? स्वतंत्रता का प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा, यानी कि आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, यानी कि जिस समय ये क्रांति हो रही थी, उस समय जो वहाँ के कलाकार थे वो स्वतंत्रता को ही महिला का रूप प्रदान किया करते थे। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी स्वतंत्रता का कोई रूप अगर कोई देना हो, यानी कि आजकल जो स्वतंत्रता का रूप किसको दे देते हैं कि जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, ये हमारे इसके, यानी कि इसके रूप हैं, ये क्रांति का रूप है। तो वैसे ही उस क्रांति के दौरान जो कलाकार हैं स्वतंत्रता का रूप किसे देते थे? महिला को देते थे, उसका रूप प्रदान महिला को देते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय को मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है, यानी कि उस जो महिला है उसके हाथ में एक मसाल है। देखते हैं, हाँ है, ये रही उसके हाथ में मसाल है। तो आगे देखते हैं, मसाल है, आपको याद, ये पढ़ लिया हमने। हाँ, ये मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने, यानी कि इस मूर्ति के, यानी कि ये जो महिला का स्वतंत्रता का प्रतीक है उसके बारे में बता रखा है। ये निरंकुश के बारे में समझ लीजिए, और एक कल्पनादर्श, यानी कि ये मेन टॉपिक है बस इसके अंदर। निरंकुश सरकार क्या होती है, कल्पनादर्श क्या होता है, यही सबसे मेन टॉपिक है। और चाहे तुम ध्यान दो या ना दो, पर ये कल्पनादर्श और निरंकुशवाद ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये यहाँ लिख रखा है इन्होंने, निरंकुश का मतलब क्या होता है और कल्पनादर्श का क्या अर्थ होता है। निरंकुशवाद यानी कि एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि कोई ऐसी कोई शासन व्यवस्था या कोई सरकार जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का किसी का कोई अंकुश ही नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजाशाही सरकार, यानी कि जो राजा द्वारा शासन की जा रही हो, ऐसी सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। ध्यान रखना, क्या होती हैं? दमनकारी सरकारें होती हैं। अगर आप पूछ रहे हैं निरंकुशवाद क्या है, तो निरंकुशवाद क्या बोल रहे हैं, 2 डेफिनेशन निकल सकते हैं यहाँ से। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, वह क्या है? वह निरंकुशवाद है। ऐसे ही हो सकते हैं
कि निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो सैन्य बल पर आधारित, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। निरंकुशवाद क्या होता है कि निरंकुशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था जो सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। बस इतना लिख दीजिएगा। और कल्पनादर्श यूटोपिया, यानी कि यूटोपिया एक देश का नाम है। यह एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यानी कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये फ्रेडरिक साल्यू था, उसने कल्पनादर्श यूटोपिया यानी कि 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी जिसमें उसने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसका साकार होना असंभव है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्या लिखा है, अभी अभी पहुंचा है, ये तो आपने पढ़ लिया है। मैं आपको मैन बताता जाऊंगा जो भी आपके सामने जो टॉपिक बनेगा। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति साल्यू ने चित्र 1 में की थी। यानी कि चित्र के अनुसार इसमें कुछ प्रश्न उठाए जाएंगे। ठीक है, जो चित्र है उसको ध्यान से देखिएगा, आपकी किताब में हो सकता है। अर्नेस्ट रेनन, राष्ट्र क्या है, इनके हिसाब से ये खुद बता रहे हैं कि राष्ट्र क्या है। अब इनके द्वारा आप खुद पढ़ लीजिएगा, वैसे तो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता ये क्या है, जनमत संग्रह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। जनमत संग्रह का मतलब एक क्षेत्र में सभी लोगों का राय लेना, यानी कि उसकी राय लेना कि उसे स्वीकार है या अस्वीकार है। जनमत संग्रह यानी कि जनता की स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जनमत संग्रह उसे कहते हैं। तो ये हो गया। और देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, चलो इसे भी देख लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ये तो मैं सोचता हूँ कि इस चैप्टर को ना लाते हुए मैं सीधे इसके क्वेश्चन करवाऊँ, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस चैप्टर को पढ़ाते ना पढ़ाते हुए इसके सीधे क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली मैं यहाँ लाऊँ, क्योंकि यह चैप्टर बहुत बड़ा है। इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते तो हमें खूब समय लग जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ही लाए जाएँ। तो मैं सोच रहा था फिर भी इसे पढ़ा दूँ थोड़ा थोड़ा। निरंकुश राजा का आधिपत्य था, यानी कि फ्रांस में उस समय एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था जिसका नाम था लुई 16वां। वो वहाँ यानी कि एक निरंकुश शासक था वो। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की, यानी कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जब राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई तभी वहाँ पर क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई। और फ्रांसीसी क्रांति हुई तो वहाँ फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद वहाँ से फ्रांस का राजा जो था लुई 16 उसकी हत्या कर दी गई और उसकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई। और वहाँ फ्रांसीसी क्रांति, वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। 1789 में ये फ्रांस क्रांति है। 12 पूछ लिया जाता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ मिली हैं मुझे। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कल लाऊंगा, वो मैं आज नहीं बता सकता, कल बताएंगे। वैसे इतने वीडियो सही है। तो 1848 की जो गंभीर बात है ये आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 12 पूछ लिया जाता है। फ्रांस में क्रांति आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त, यानी कि 1848 में फ्रांस जो है आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। यानी कि 1848 की ये घटना थी। और भी कई घटनाएं हैं। 1905 में क्या हुआ था, हैब्सबर्ग और ओटोमान साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। और देखते हैं कुलिनबर्ग और नया मध्य वर्ग, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। इससे टॉपिक हम कल लाएंगे। इससे टॉपिक और वीडियो लाने के लिए हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम ये चाहते हैं कि आप हमें कमेंट में बताएं कि हम एसएसटी का पहला चैप्टर के इसे पूरा समझाएं या क्वेश्चन लाएं। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन ही लाने चाहिए। तो आप हमें बताइए रूमानी कल्पना, यानी कि रूमानीवाद, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि रूमानीवाद क्या है। ये पूछ लिया जाता है कि रूमानीवाद क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है, रूमानीवाद क्या है, इससे आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन उठता है। मैं आपको और आगे बढ़ते रहते हैं। ये कैसा चित्र बना हुआ है देखिए। वहाँ के लोगों की हालत ऐसी हो चुकी थी। देखिए वहाँ के मध्य वर्ग और वहाँ के निम्न वर्ग के लोग थे, वहाँ की हालत ऐसी थी। इस चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, देखिए खुद लिखा हुआ है यहाँ पर, भूख, कठिनाइयाँ, जन विद्रोह। यानी कि एसएसटी एक समझने वाला सब्जेक्ट है। यानी कि कहानी समझ लीजिए, कहानी बताई जा रही है पिछले वक्त की। देखिए यहाँ युद्ध सा हो रहा है, यहाँ लड़ाई सी हो रही है, आग लग रही है इसमें। आगे चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बुनकर हैं जिसे चीज़ों को बदलने हुए देखा है। आपने क्या देखा है, इस आधार पर एक रिपोर्ट लिखी, यानी कि रिपोर्ट लिखने के बारे में बता रहे हैं। उदारवादियों की क्रांति, यानी कि ये भी पूछ लिया कि उदारवाद क्या है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं।
ये भी एक क्वेश्चन है, इसके समझ में उदारवाद क्या है, इसके बारे में भी हम कल करवाएंगे। उदारवाद क्या है, इससे आप क्या समझते हो, इससे आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन आता है बार बार, समझ लेगा उदारवाद से। और भी देखते हैं, हेडिंग से ही समझ जाते हैं। ये इन्होंने एक सभा बना रखी है, चित्र में दिखा रखा है, जिसका सेंट पॉल चर्च है, जिसे फ्रैंकफर्ट संसद भी कहते हैं। ये इन्होंने रंगीन चित्र बना रखा है एक। इस संसद में इटली के एकीकरण के लिए कुछ कार्य किया गया होगा शायद मेरे हिसाब से। जर्मनी और इटली का निर्माण, यही पूछ जाता है कि इटली का एकीकरण किसने किया, या जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। यही पूछा जाता है, इटली के निर्माण में किन किन लोगों का हाथ था, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ये क्वेश्चन थे, मैं सोच रहा हूँ इसके क्वेश्चन ही लाने चाहिए। इटली, और देखते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तां, ये जरूरी नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्र की दृश्य कल्पना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होगा मारियोन और एक और ऐसे रोमानिया होगा, या हाँ मारियोन और रोमानिया यही होगा। ये कौन है, राष्ट्र की दृश्य कल्पना, ये राष्ट्र रूपक बनी थी मारियोन और रोमानिया, यानी कि दो होंगे इसमें। ये जर्मेनिया, हाँ मारियोन जर्मेनिया और मारियोन। जर्मेनिया जो है ये तलवार ले खड़ी हुई हैं, बुलत के वृक्ष से, पेड़ से इनके ऊपर वो लगा हुआ था। और ये पूछा जाता है कि टूटी हुई बेड़ियाँ किसका महत्व बनाती हैं, टूटी हुई बेड़ियाँ किसका आज़ादी मिलना, बाज छाप कवच किसका महत्व दर्शाती हैं। ये जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति को दर्शाती हैं। बुलत पत्तियों के मुकुट, वहाँ बुलत पत्तियों के मुकुट किस पे लगे हुए थे, अभी मैंने बताया था बुलत पत्तियों के मुकुट इनके, यानी कि यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ बताता हूँ, बुलत पत्तियों के मुकुट यहाँ पे इस जगह इनके सर के ऊपर लगे हुए हैं बुलत पत्तियों के मुकुट। तो बुलत पत्तियों के मुकुट क्या है, बहादुरी का प्रतीक है। क्या है बुलत पत्तियों के मुकुट, बहादुरी का प्रतीक है। तलवार क्या है, मुकाबले की तैयारी, और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली वो क्या है, शांति की चाह। ठीक है, काला लाल और सुनहरी तिरंगा 1848, यानी कि मैंने बोला था 1848 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने, उदारवादी राष्ट्रवादियों की झंडा, जिससे जर्मन राज्यों के डियोकस ने प्रतिबंध घोषित किया कर दिया। और उगते सूर्य की किरणें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है उगते सूर्य की किरणें का महत्व क्या है, तो एक नए युग का सूत्रपात। बस इतना ही था, तो इसी से आगे हम आगे ना बढ़ते हुए यहीं पे वीडियो हम ख़त्म कर देते हैं। तो आगे मिलते हैं, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, या सीधे मैं किताब समझाऊंगा सीधे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।